स्टूडेंट, दिस इज संदीप। वेलकम टू अवर चैनल एब्सोल्यूट स्टडी। आज हम करने वाले हैं क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस में केमिस्ट्री में से चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इससे पहले हमने इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन 3 वीडियो में कवर की है और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक पहले एक्सप्लेनेशन वीडियो चेकआउट नहीं की वो पहले प्लीज़ जाके एक्सप्लेनेशन वीडियो चेकआउट कर लें ताकि उनको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएं। तो चलिए स्टूडेंट, मूव करते हैं आज के टॉपिक के सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में। आपके टेक्स्ट बुक में सबसे फर्स्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ कैनाल रे। तो स्टूडेंट्स, जब हमने एक्सप्लेनेशन समझी थी तभी मैंने आपको बताया था कैनाल रे एक्सपेरिमेंट क्या होता है। कैनाल रे एक्सपेरिमेंट में क्या फाउंड किया गया था, इसमें डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन हुई थी। तो प्रोटॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। तो यही हमने लिखा, यही आंसर इसका आएगा। तो हम देख लेते हैं आंसर क्या आएगा। आंसर कैनाल रे और पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशंस विच लेड टू द डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल कॉल्ड प्रोटॉन्स। तो यही मैंने आपको बताया था जब एक्सप्लेनेशन की गई थी कि कैनाल रे एक्सपेरिमेंट में प्रोटॉन की स्टडी हुई थी। तो चलिए स्टूडेंट, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, if an atom contain one electron and one proton, will it carry any charge or not। अब देखिए स्टूडेंट, अब जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, और प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। और एक अगर वन इलेक्ट्रॉन है और वन प्रोटॉन है तो ऑटोमेटिकली जो हमारा एटम होगा वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या लिखा जाएगा, द एटम विल बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एज वन नेगेटिव चार्ज बैलेंस द वन पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव पॉजिटिव आपस में बैलेंस हो जाएंगे और हमारा जो एटम है वो क्या हो जाएगा, टोटली न्यूट्रल हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब आपके इंटेक्स का नेक्स्ट क्वेश्चन है, on the basis of Thomson model of an atom explain how the atom is neutral as a whole। अब आपका थॉमसन, मैंने आपको मॉडल एक्सप्लेन किया था तो उसमें मैंने क्या बताया था आपको कि थॉमसन ने क्या कहा था कि जो एक एटम है वो क्या है, एक वाटरमेलन की तरह है कि पूरा का पूरा पॉजिटिवली चार्ज है और नेगेटिवली चार्ज उसके अंदर क्या है, एम्बेडेड है। तो थॉमसन क्या कहा था, थॉमसन ने देख लो, एज पर द थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम, हेंस द पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आर न्यूट्रलाइज्ड बाय ईच अदर दैट मेक्स एटम न्यूट्रल एज ए होल। तो उन्होंने क्या कहा था कि जितने इलेक्ट्रॉन, किसी भी एक एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके नंबर के बराबर क्या होंगे, प्रोटॉन्स होंगे। अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, नेगेटिवली होते हैं, प्रोटॉन्स क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो अगर जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही प्रोटॉन्स होंगे। तो उन्होंने कहा था अगर जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। और मैंने अभी अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन किया कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आपस में क्या कर जाते हैं, बैलेंस कर जाते हैं। तो उन्होंने यही कहा था कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेम होता है, इसलिए जो एटम होता है वो हमेशा क्या होता है, न्यूट्रल हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट, इसी के साथ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी बुक का, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम्स विच सब एटॉमिक पार्टिकल इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। अब जो रुदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया था एटम का, तो उन्होंने क्या बताया था कि एज पर द रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम द प्रोटॉन्स विच आर पॉजिटिवली चार्ज आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो ये हमने पढ़ा भी है। तो सेंटर में हमेशा क्या, न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है, प्रोटॉन पाया जाता है, पॉजिटिवली चार्ज, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, दोनों सेंटर में पाए जाते हैं। और प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्रॉ द स्केच ऑफ बोरॉन मॉडल ऑफ एन एटम विद 3 शेल। तो ये इसके प्रीवियस वीडियो में, जो इससे लास्ट वाली वीडियो थी उसी में हमने सीखा था। अब सबसे सेंटर में क्या आता है हमारा, हमेशा न्यूक्लियस आता है। तो बोरॉन मॉडल का क्या था कि उन्होंने बोला था कि सबसे पहले आएगा आ जाएगा हमारा ये आ गया हमारा, मान लो कि ये हमारा आ गया न्यूक्लियस आ गया। फिर न्यूक्लियस के अराउंड क्या आ जाएगा, एक ऑर्बिट, दो, उसके बाद क्या आना शुरू हो जाएंगे, ऑर्बिट आना शुरू हो जाएंगे। अब फर्स्ट ऑर्बिट को क्या कहेंगे हम, के शेल,
सेकंड ऑर्बिट को कहेंगे हम एल शेल और थर्ड को कहेंगे एम। इसी तरीके से सो ऑन, फोर, फिफ्थ, जितने भी आप बनाना चाहो बना सकते हो। हमें सिर्फ 3 पूछा हुआ है तो इसलिए हमने 3 रिप्रेजेंट कर दिए, के एल एम। और मैंने बताया था के में एन की वैल्यू यानी कि कितने नंबर कितने हो जाएंगे, 1 नंबर, फर्स्ट नंबर का है तो इसका नंबर क्या हो जाएगा 1। तो एल शेल का क्या हो जाएगा 2 और एम शेल का क्या हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये इसका बन जाएगा स्केच। ये हमारा स्केच बन गया। चलिए स्टूडेंट्स मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what do you think would we observed if the alpha particle secreting experiment is carried out with using a foil of metal other than gold? हमने इस एक्सपेरिमेंट में देखा था कि जब अल्फ़ा पार्टिकल को बम्बार्ड किया गया, किस पे, गोल्ड फॉइल पे बम्बार्ड किया गया, तो कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या हुए, गोल्ड फॉइल में से डायरेक्टली पास हो गए, कुछ स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गए और कुछ सिर्फ 12,000 में से सिर्फ एक अल्फ़ा पार्टिकल ऐसा था जो टोटल क्या हो गया था, रिबाउंड हो गया था। अब अगर हम मेटल को चेंज कर भी दें, गोल्ड की जगह कोई और मेटल रख भी दें, अब जो एटम का जो स्ट्रक्चर है वो तो नहीं चेंज हो जाए होगा। केमिकल प्रॉपर्टीज़ या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज तो हो सकती हैं बट स्ट्रक्चर तो सेम ही रहेगा, स्ट्रक्चर, एटम का स्ट्रक्चर तो चेंज नहीं होगा। तो इसलिए जो रिज़ल्ट गोल्ड फॉइल में आया था वही सेम रिज़ल्ट आएगा किसी और मेटल में। तो यही हमने लिखा हुआ है, ऑन यूजिंग any other metal foil the observation of the alpha particle separating experiment would remain same। कि जो हमारा एक्सपेरिमेंट होगा, जो उसकी ऑब्जर्वेशन होगी वो क्या रहेगी, टोटली सेम रहेगी। एज द एटम वुड हैव द सेम स्ट्रक्चर। अब एटम का स्ट्रक्चर तो नहीं चेंज हो सकता। अब ये तो मैंने बोला कि एटम का स्ट्रक्चर कभी चेंज नहीं होगा। मेटल का केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो सकती हैं बट स्ट्रक्चर कभी भी चेंज नहीं हो सकता। इसलिए रिजल्ट जो भी आएगा वो सेम ही आएगा। तो चलिए स्टूडेंट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आपके इंटेक्स का नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द 3 सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एन एटम। अब एटम तो हमने सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट पढ़ा हुआ, तो अब उससे उसका सब एटॉमिक पार्टिकल्स, उसके अंदर क्या क्या होते हैं, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं उसके अंदर। सबसे पहले होता है प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होता है, प्रोटॉन्स। फिर आ जाएंगे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। ये हमने लिख दिया। फिर उसमें कुछ न्यूट्रल चार्ज भी होता है जिसे हम कहते हैं न्यूट्रॉन, और इसका कोई चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन का क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव, और ये न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता। तो चलिए स्टूडेंट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीलियम एटम हैज़ एन एटॉमिक मास ऑफ 4 यूनिट एंड 2 प्रोटॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस, हाउ मैनी न्यूट्रॉन्स डज इट हैव। अब कह रहा है हीलियम एटम जो है उसका जो मास दिया है वो हमें दिया है 4 यूनिट दे दिया है। अब उसके न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं, 2 प्रोटॉन्स हैं। और बताओ उसके अंदर न्यूट्रॉन्स कितने होंगे। अब उसके अंदर न्यूट्रॉन्स, इसका स्टूडेंट्स एक फार्मूला होता है। इसका फार्मूला क्या होता है, मास नंबर, यानी हीलियम का अगर हम मास नंबर देखें तो इसका टोटल हीलियम का टोटल मास कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, अब देखिए हमें मास कितना दिया है, क्वेश्चन में गिवन है, हमें हीलियम का मास गिवन है 4 और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी गिवन है हमें 2, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमने निकालने हैं। ये 2 यहाँ पे प्लस का था, इक्वल टू के उस तरफ गया तो क्या हो गया, नेगेटिव का हो गया। और 4 में से 2 माइनस किए तो कितने बचते हैं पीछे, 2। तो ये हमारे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 2। चलिए स्टूडेंट्स, ये इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म होता है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बन एंड सोडियम। अब स्टूडेंट कार्बन का एटॉमिक नंबर सबको पता है कितना होता है, 6। और मैंने कितनी बार आपको जब हमने एक्सप्लेन किया था तब मैंने बताया था जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा उतने ही उसके अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो चलिए इसकी कन्फिग्रेशन स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं। तो सेंटर में न्यूक्लियस आ गया, फर्स्ट ऑर्बिट में आपको पता है कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अब 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स एक जगह पे आ गए तो पीछे कितने रह गए, 4। तो सेकंड वाले ऑर्बिट में कितने आ जाएंगे, 4।
तो ये हमारा हो गया। फिर नेक्स्ट दिया हमें सोडियम। अब सोडियम का फार्मूला क्या होता है, और सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, यानी कि इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 11। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाती है, 2, यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट में कितने आ जाएंगे, 2, सेकंड में 8, टोटल हो गए 10, बचा एक और बच गया, वो कहाँ चला जाएगा, थर्ड वाले ऑर्बिट में चला जाएगा, सिंगल एक। तो ये बन गया इसका स्ट्रक्चर, जो ये आगे उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, और ये बन गया उसका स्ट्रक्चर। तो चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if K and L shell of an atom are full, then what would be the total number of electrons in an atom? तो हमें पता है जो सबसे पहला शेल होता है वो कौन सा होता है, K, फिर उसके बाद K, L, M, N, O। अब K में हमें जब हमने इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की थी, चलिए स्टूडेंट, चलिए के में कितने टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, और एल में कितने आ जाते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स। यही हमने लिख दिया, फर्स्ट शेल में आ जाएंगे 2, नेक्स्ट में आ जाएंगे 8, और टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म होता है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हाउ वुड यू फाइंड द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन, सल्फर एंड मैग्नीशियम। तो हमने इसकी क्या फाइंड करनी है, वैलेंसी फाइंड करनी है। ठीक है, वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी होती है कि किसी एटम की क्षमता की वो क्या वो अपना एटम जो होता है वो लूज़ करना चाहता है या फिर गेन करना चाहता है। अब क्लोरीन का सिंबल होता है Cl, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 17। अब जब 17 की हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 2, 8। अब क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट में 2 एटम्स आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो 2 लिख लिए। फिर उसके बाद सेकंड वाले में आते हैं 8 लिख लिए, 2 + 8 हो गए 10, पीछे कितने रह गए, 7। तो थर्ड वाले में कितने आ जाएंगे, 7। अब देखिए थर्ड वाले में कितने आ रहे हैं, 7 आ रहे हैं। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, अब इसको अपना ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 1 चाहिए, तो इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1। अब नेक्स्ट देख लिए सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16। अब जब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाती है 2, 8, 6। अब इसको अपना थर्ड ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि ये 6 है, और ये मैंने कितनी बार बोला है, वैलेंसी एक ऐसी टेंडेंसी होती है किसी भी एटम की जो चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अब 6 को 8 बनने के लिए कितने चाहिए, 2 चाहिए, तो इसलिए इसकी वैलेंसी क्या हो जाती है, 2 हो जाती है। तो चलिए स्टूडेंट मूव करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। अब इसका अब जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो वो आ जाती है 2, 8 और 2 8 एंड 2। अब देखिए ये वाला ऑर्बिट कंप्लीट है, ये ऑर्बिट कंप्लीट है। अब थर्ड वाले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। अब 2 को 8 बनाने के लिए ध्यान से स्टूडेंट समझिएगा, अब 2 को 8 बनाने के लिए इसको कितने एटम चाहिए होंगे, यानी कि 6 चाहिए होंगे, और 6 इसको अगर कहीं से भी ये पकड़ के लाएगा उसके लिए काफ़ी एनर्जी यूज़ होगी। तो इसलिए ये क्या करता है कि 6 लाने की बजाय अपने इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देता है, छोड़ देता है, लूज़ कर देता है। तो इसलिए इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। क्योंकि ये हमेशा 2 को छोड़ना चाहेगा ताकि इसके 2 ऑर्बिट क्या रहें, बैलेंस रहें। चलिए स्टूडेंट्स इसके साथ ये क्वेश्चन खत्म होता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका, इफ़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम इज़ 8 एंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज़ आल्सो 8, देन फर्स्ट पार्ट में पूछा है व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम। अब किसी एटम में किसी भी एक एटम में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं या फिर 8 प्रोटॉन्स हैं, तो उसका एटॉमिक नंबर भी 8 ही आएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब
और जितने व्हाट सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया, व्हाट इज़ द चार्ज ऑफ एन एटम। अब उस एटम का चार्ज कितना होगा, कितना हो जाएगा चार्ज स्टूडेंट्स, ये तो हमने अभी अभी देखा। अब अगर 8 प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन्स मीन पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स मीन्स नेगेटिव चार्ज। और मैंने आपको स्टार्टिंग जब से हमने चैप्टर शुरू किया है तब से बता रहे हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 8 ही प्रोटॉन्स हैं, इसलिए जो उसका एटम का चार्ज होगा वो क्या होगा, टोटली बैलेंस होगा, टोटली बैलेंस हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट, और कोई भी चार्ज नहीं होगा उसमें। तो चलिए स्टूडेंट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी इंडेक्स का, विद द हेल्प ऑफ टेबल फाइंड आउट द मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर। अब स्टूडेंट्स यहाँ तो मेरे पास टेबल तो है नहीं है, यहाँ पे मैं टेबल तो नहीं ला पाया, बट आप अपनी बुक खोल के वहाँ पे देख सकते हैं। अब आपकी बुक में एक टेबल दिया है, वहाँ पे आप ऑक्सीजन का देखोगे तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर, मास नंबर, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स भी सब कुछ दिया गया है। तो हमने यहाँ पे निकालना है। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं, मास निकालना है। सबसे पहले हमने किसका, मास नंबर ऑफ़ ऑक्सीजन निकालना है। तो इसका मास नंबर निकालने का फार्मूला होता है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन। अब ऑक्सीजन में कितने प्रोटॉन्स होते हैं, 8, न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं, 8, तो इसका मास कितना आ जाएगा, 16। तो सेम वे में सल्फ़र में प्रोटॉन्स होते हैं 16, न्यूट्रॉन्स होते हैं 16, और मास नंबर क्या हो जाएगा सल्फ़र का, 32। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हो गया ख़त्म। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपका, फ्रॉम द सिंबल ऑफ HDT ट्यूबलेट्स 3 सब एटॉमिक पार्टिकल फाउंड इन द ईच केस। ठीक स्टूडेंट्स, अब ये आपको जो HDT दिया गया है, ये दिए गए हैं आपको आइसोटॉप्स दिए गए हैं, किसके, आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, प्रोटीनियम, डेट्रीनियम, ट्रिटिनियम। अब प्रोटीनियम में क्या होता है, अब एक प्रोटॉन्स होता है, न्यूट्रॉन कोई नहीं होता, और एक इलेक्ट्रॉन होता है। और इस सेकंड वाले में एक प्रोटॉन होगा, एक न्यूट्रॉन होगा और एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो थर्ड वाले में क्या होगा, एक प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन। इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन हो गया ख़त्म। चलिए स्टूडेंट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी ये इन टेक्स्ट का लास्ट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी वन पेयर ऑफ आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। अब आइसोटोप्स क्या होते हैं स्टूडेंट, आइसोटोप्स वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, वो एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है। और आइसोबार्स होते हैं जिनका मास नंबर सेम होता है बट एटॉमिक नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। तो चलिए स्टूडेंट सबसे पहले आइसोटोप्स देख लेते हैं। आइसोटोप ऑफ कार्बन, ये जो ऊपर वाली हमने अभी एग्जांपल की, तो ये भी एक एग्जांपल बन सकती है आपकी आइसोटोप्स की, आप ये भी लिख सकते थे। तो चलिए मैंने कार्बन का लिखा है तो मैं आपको कार्बन का एक्सप्लेन कर दूंगा। अब कार्बन के भी 3 आइसोटोप्स होते हैं, C12, C13, C14। अब कार्बन का एटम नंबर जो है वो आपको पता है कितना होता है, 6 होता है। अब C12 का भी 6 होगा, C13 का भी 6 होगा और C14 का भी 6 होगा। और जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो क्या रहेगी, 2 और 4। फर्स्ट वाले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, बचे हुए 4 सेकेंड ऑर्बिट में। तो आइसोबार्स, फिर आइसोबार्स में हम ले लेंगे आर्गन और कैल्शियम। अब आर्गन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 18, और कैल्शियम का क्या होता है, 20। बट इन दोनों का मास क्या होता है, सेम होता है। बट जब हम आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, अब इसका 18 एटॉमिक नंबर है, तो क्या हो जाएगा, सबसे फर्स्ट वाले शेल में कितने आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड वाले में 8। अब 2 + 10 8, 2 + 8 10 हो गए, पीछे रह गए 8, और थर्ड ऑर्बिट में भी कितने आ जाएंगे, 8। अब कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 20, और 20 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 2 8 8, और कितने हो गए हैं ये, 18 और +2, यानी कि लास्ट वाले में कितने आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो इसी के साथ स्टूडेंट आपका ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। अब इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में हम करेंगे बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए हैं।
अगर आ गए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए, और मैथ और साइंस के रिलेटेड ऐसे ही वीडियो इस चैनल पे आती रहेंगी। थैंक यू।